Hello students, today we are going to discuss about next endocrine gland is the pancreas. Pancreas is the heterocrine gland or composite gland because it has both endocrine and exocrine part. पेंक्रियाज में सबसे पहले देखते हैं तो पेंक्रियाज बेसिकली इसका जो लोकेशन ऑफ द पेंक्रियाज है ये पाया जाता है इन एब्डोमेन बिटवीन डिओडेनम एंड स्प्लीन। डिओडेनम एंड स्प्लीन के बीच में ग्लैंड प्रेजेंट होती है और ये बेसिकली देखा जाए तो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है। सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। फर्स्ट लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है लिवर, बट सेकंड लार्जेस्ट digestive gland is the pancreas. So we discuss about the pancreas. pancreas का जो लोकेशन है in between duodenum and spleen, देखिए कैसे होता है ये मान लीजिए duodenum है, this one is the duodenum C shaped, और इस duodenum के बाद ये pancreas present है, इसका head of the pancreas है ये, and this pancreas ये इसका body और ये tail है, and इसकी टेल इन्वेजिनेटेड होती है हाइलम ऑफ द स्प्लीन। दिस इज द स्प्लीन। तो स्प्लीन एंड डिओडेनम ये दो ग्लैंड के दो स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। पेंक्रियाज एक्चुअल में कौन सी ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन। लोकेशन के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इसके अंदर देखें तो ये इसका डक्ट वाला पार्ट है। दिस वन इज द एसिनस। एसिनस इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एसिनस इज द एक्सोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट करता है एंजाइम। इससे सीक्रेट होते हैं पेंक्रियाटिक एंजाइम। एंजाइम का सीक्रेशन होता है और ये एंजाइम सीक्रेट होकर के किस में आते हैं? डिओडेनम में, जहाँ पे फूड का डाइजेशन हो। बट अनोदर इसके अंदर इसके कनेक्टिव टिश्यू में ये क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये टोटल पेंक्रियास का 1% पार्ट बनाता है। एसिनस टोटल पेंक्रियास का 99% पार्ट बनाता है, तो मिनिमम पार्ट होता है 1%। और इनके अंदर जो सेल्स होती हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो नंबर ऑफ सेल्स होता है, नंबर ऑफ सेल्स नियर अबाउट 1 to 2 मिलियन होती है। 1 to 2 मिलियन सेल्स आर प्रेजेंट इन द लैंगरहैंस एंड लैंगरहैंस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाज डिस्कवर्ड। इसकी जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड बाय लैंगरहैंस। लैंगरहैंस के बेस पे इसका नाम पड़ा हुआ है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन द बंगाल की खाड़ी या कोई दूसरा गल्फ सी। तो यहाँ पे आइसोलेट से रिलेटेड है। एक्चुअल में क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू सी लाइक दिखता है, समुद्र की तरह। उसमें जगह जगह पे ये सेल्स के गुच्छे होते हैं लाइक आइलेट्स। सो इट इज कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी। नेक्स्ट वन, लोकेशन के बाद में दूसरा, ये जो पेंक्रियाज ग्लैंड है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो पेंक्रियाज इज द पार्ट ऑफ मिडगट। मिडगट अराइज फ्रॉम द एंडोडर्म, तो इसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। ओरिजिन के बाद में यदि अपन पेंक्रियाज को और डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके पार्ट वाइज बात करते हैं तो हेड होता है, नेक होता है, ये बीच का बॉडी होता है और ये पार्ट इसका टेल है। तो पेंक्रियाज हैज़ 4 पार्ट। 4 पार्ट में 1 इज़ द हेड, ये डिओडेनम से घिरा होता है, इससे जुड़ा हुआ पार्ट नेक है। थर्ड वन, ये बीच का पार्ट बड़ा बॉडी होता है। लास्ट वन टेल इन्वेजिनेटेड इन द स्प्लीन। तो कभी कभी जब स्प्लीन को निकालते हैं तो ये जो टेल इसका निकल जाता है। इस टेल में नंबर ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ सबसे ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ आइसोलेट्स मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इसी टेल पार्ट में होते हैं। तो बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए जो स्प्लीन है, स्प्लीन को बोलते हैं लिनो। स्प्लीन इज इक्वल टू लिनो।
तो स्प्लीनेक्टोमी की जाती है, तो उस समय कभी कभी टेल इसका रिमूव हो जाता है पैंक्रियाज का। एंड दूसरा पार्ट अपन इसमें देखते हैं कि ये जो पैंक्रियाज है इसकी लोकेशन है, ओरिजिन क्या है, इसके कितने पार्ट होते हैं। हिस्टोलॉजिकली इट हैज टू पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट इज द एसिनस एंड इंडोक्राइन पार्ट इसका आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ये कौन सा पार्ट होता है, ये इसका इंडोक्राइन पार्ट है। इंडोक्राइन पार्ट होगा तो ऑफकोर्स क्या सीक्रेट करेगा, इंडोक्राइन पार्ट से क्या सीक्रेट होते हैं, हार्मोन। नेक्स्ट पार्ट इस इंडोक्राइन आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस में देखते हैं तो इसमें 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वन इज द अल्फा सेल, सेकंड वन इज द बीटा सेल, फोर्थ इज द गामा और डेल्टा सेल एंड लास्ट वन इज द पीपी सेल, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस इसका जो इंडोक्राइन पार्ट है, इट हैज 4 टाइप ऑफ द सेल्स। इनमें सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है बीटा सेल्स का होता है, नियर 65% होती हैं, ये होती हैं 25%, रिमेनिंग ये 10% होती हैं, बाकी का पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कुछ फ्यू सेल्स होती हैं। बीटा सेल देखिए, ये अल्फा सेल लार्जेस्ट होती है, इसके अंदर लार्जेस्ट होती है, पेरिफेरी की तरफ होती है। ये सेंट्रल सेल होती है बीटा सेल, बाकी रिमेनिंग सेल्स होती हैं। अब इनके जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं देखिए, बीटा सेल से सीक्रेट होता है हार्मोन इंसुलिन, इंसुलिन का सीक्रेशन होगा। अल्फा सेल सीक्रेट करती है ग्लूकेगॉन, इससे ग्लूकेगॉन सीक्रेट होता है, ग्लूकेगॉन का सीक्रेशन है। एंड ये जो गामा और डेल्टा सेल है ये सीक्रेट करता है सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट करता है। सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन होता है टू मेंटेन द फंक्शंस ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल। सोमैटोस्टैटिन मेंटेन फंक्शंस ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल। अल्फा बीटा सेल के फंक्शंस को मेंटेन करता है सोमैटोस्टैटिन। एंड थर्ड पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इससे एक्चुअल में जो सीक्रेट होता है पीपी सेल पाई जाती है, इनको पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स कहते हैं। तो इन सेल का जो सीक्रेशन होता है वो देखिए ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ये प्रोबेबली ऐसा कहा जाता है कि पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का जो सीक्रेशन हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम गट, एलिमेंट्री कैनाल। गट से फूड को रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। तो देखिए सबसे पहला टारगेट ये बनता है कि पैंक्रियाज क्या है। पैंक्रियाज एक एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन मीन्स हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। लोकेशन इन बिटवीन डियोडेनम एंड स्प्लीन है। इट हैज़ 4 पार्ट, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल इन्वेजिनेट इन द स्प्लीन। स्प्लीन को निकालती हैं तो टेल भी कभी कभी निकल जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस इसी में पाया जाता है। यदि इसका एनाटॉमिकल पार्ट देखते हैं, हिस्टोलॉजी अपन एलिमेंट्री क्या इसका पैंक्रियाज का देखते हैं, तो देखिए कट सेक्शन है पैंक्रियाज का, और इस कट सेक्शन के अंदर ये पार्ट है एसिनस। ये एसिनस इसका कट गया, ये दूसरे एसिनस होंगे, एक्सोक्राइन पार्ट है। एसिनस के अंदर प्रेजेंट होती है एसिनर सेल, ये एसिनर सेल क्यूबिकल सेल्स होती हैं, इनसे सीक्रेशन होता है एंजाइम का। ये एसिनस है, दिस इज द एसिनस, और इस एसिनस से क्या सीक्रेट होते हैं एंजाइम। बट एसिनस ओपन इन द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट ऑफ बिरसंग होती है, डक्ट ऑफ बिरसंग। इसके थ्रू पैंक्रियाटिक जूस डियोडेनम में आता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट एसिनस, रिमेनिंग बाकी की ये कटे हुए एसिनस है, इसके अंदर ये सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर ये रिमेनिंग पार्ट है सेल का, मीन्स एसिनस, कट सेक्शन ऑफ द एसिनस, राइट। नेक्स्ट वन दूसरा इसमें आता है इसका कनेक्टिव टिश्यू। देखिए ये दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द पैंक्रियास। इसी में प्रेजेंट होती हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू। ये पार्ट आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। दिस इज द इंडोक्राइन पार्ट। ये टोटल ग्लैंड का ओनली 1% पार्ट होता है।
आइसोलेट्स और एसिनस टोटल का नियर अबाउट 99% पार्ट होता है। हिस्टोलॉजी ऑफ द पेंक्रियास। अब इसके जो फंक्शंस आते हैं हार्मोन के, देखिए तो हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, इसका एंडोक्राइन पार्ट है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। इसके अंदर 4 टाइप की सेल्स हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल एंड पीपी सेल। अल्फा सेल सीक्रेट, अल्फा सेल जो होती है, देखिए अल्फा सेल से हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है, ग्लूकेगॉन। ये अपने को फंक्शन बाय याद रखना है, सीक्रेशन ऑफ द ग्लूकेगॉन फ्रॉम द अल्फा सेल, सीक्रेशन ऑफ द इंसुलिन, secretion of the insulin from the beta cell and somatostatin from the gamma or delta cell. Secretion of the PP cell help in the reabsorption of the food from the gut. This is hormone and its function. हार्मोन एंड फंक्शन में अब देखिए सबसे पहले इसके फंक्शंस को लेते हैं। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या होता है, ग्लूकेगॉन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो बी डिस्कस अबाउट द इंसुलिन। देखिए यहाँ पर इंसुलिन क्या होगा, तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। वन इज द इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, इसका सोर्स क्या है इंसुलिन का, इंसुलिन सीक्रेट आउट फ्रॉम द बीटा सेल, बीटा सेल से सीक्रेट होता है, सोर्स बीटा सेल है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट एंड बेंटिंग आइसोलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट एंड बेंटिंग आइसोलेट इंसुलिन फ्रॉम डॉग्स पेंक्रियास। डॉग्स के पेंक्रियास से इसको सबसे पहले सेपरेट आउट किया था, आइसोलेट किया था, किसने, बेस्ट एंड बेंटिंग ने। इससे रिलेटेड साइंटिस्ट देखिए। एंड सेकंड वन एफ सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर ने इसका स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर एंड टर्म इंसुलिन प्रपोज्ड बाय द एफ सेंगर। एंड इसका जो सिंथेसिस है बाय द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट सिंथेसिस बाय टीसान और इसको नाम दिया ह्यूमिलिन, इसका मार्केटिंग नेम है ह्यूमिलिन। टीसान ने इसको सिंथेसाइज किया बाय मेथड, जो टेक्निक थी, टेक्निक आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको सबसे पहले बनाया। दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ द साइंटिस्ट अबाउट द इंसुलिन। और इसका स्ट्रक्चर इंसुलिन का देखते हैं, स्ट्रक्चर इंसुलिन। तो स्ट्रक्चर में ये एक्चुअल में पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है ऑफकोर्स, तो किसका बना होगा, अमीनो एसिड का, पॉलीपेप्टाइड चेन का। पेप्टाइड हार्मोन है, इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसके अंदर। मैच्योर इंसुलिन है तो, इमेच्योर है तो 3 इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। और बोथ चेन, दोनों की दोनों जो चेन हैं वो लिंक्ड होती हैं लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं जिनके द्वारा दोनों चेन आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है ना, कैसे जुड़ी होती हैं वो देखिए। ये मान लो इसकी अल्फा चेन है या इसको ए चेन बोलते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड है ए मीन्स नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज द 21। एंड सेकंड, ये बड़ी चेन होती है, दिस इज द बीटा चेन, और इसके अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड होता है 30। तो टोटल नंबर अमीनो एसिड इसमें हो गया 51 अमीनो एसिड की बनी होती है चेन, 51 अमीनो एसिड की बनी होता है अपना इंसुलिन। और ये दोनों चेन बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड रहती है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द इंसुलिन। अब इस इंसुलिन में देखिए 2 कंडीशन होती हैं, प्रो इंसुलिन जो होता है और मैच्योर इंसुलिन। ये मैच्योर इंसुलिन है, तो मैच्योर इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। बट जो इमेच्योर इंसुलिन होता है, बट प्रो इंसुलिन, दिस इज द इमेच्योर इंसुलिन हैव 3 पॉलीपेप्टाइड चेन।
3 पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन कौन सी होती हैं? देखिए अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है और इसमें सी चेन होती है। सी चेन में नंबर ऑफ द अमीनो एसिड होते हैं 33 अमीनो एसिड की बनी होती है और ऑल तीनों की तीनों एक किससे जुड़ी होती हैं? बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर हो रहा है? बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड दूसरा पार्ट इसमें आएगा कि अब देखिए क्या हुआ इसमें, इंसुलिन के बारे में अपन ने क्या देखा। पेंक्रियाज की लोकेशन क्या है, ओरिजिन किससे होता है, कितने पार्ट होते हैं, उसके हिस्टोलॉजी में 2 पार्ट आते हैं, एसिनस एंड इंडोक्राइन पार्ट इसका होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो 1% होता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है जिनका नंबर 1 to 2 मिलियन होता है। 3 में से जो 4 टाइप की मेनली सेल हैं उसमें से अल्फा बीटा मेन सेल्स होती हैं, रिमेनिंग गामा और डेल्टा सेल होती हैं। बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन। इंसुलिन में साइंटिस्ट रिलेटेड क्या होता है, इसका मार्केटिंग नेम क्या होता है, ह्यूमेलिन, और इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा एंड बीटा आर अटैच्ड टू ईच अदर। एंड फंक्शन देखिए, फंक्शन ऑफ द इंसुलिन क्या होगा, फंक्शन ऑफ द इंसुलिन, तो इसको अपन यहीं देखते हैं। फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या हो सकता है या क्या होता है, वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जाएगा। फंक्शन ऑफ द इंसुलिन में देखिए बताइए, इंसुलिन का फंक्शन बेसिकली देखें तो लिवर पर होता है और कहाँ पर होता है, मसल पर एंड सोमेटिक सेल पे। रिसेप्टर फॉर इंसुलिन आर प्रेजेंट ऑन द सोमेटिक सेल एंड लिवर। ओके, देखिए कैसे फंक्शन वाइज अपन इसकी बात करें तो फंक्शन में सबसे पहला आता है इंसुलिन। देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन ऑफ द इंसुलिन, ठीक है, फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहले केस में तो देखिए इंसुलिन क्या होता है, ये पूरा आ गया। अब इसके फंक्शन में पहला देखिए मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में ऑन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, सबसे पहले मेम्ब्रेन परमेबिलिटी देखिए क्या है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ओके, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में ठीक है, ठीक, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में क्या क्या हो रहा है, फोकस देखो जरा। सबसे पहला केस क्या आएगा, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी मीन्स सेल और उस इंसुलिन के लिए इसकी क्या क्या परमेबिलिटी है। तो इसमें देखिए जैसे ये सेल है, फॉर एग्जांपल ये सोमेटिक सेल है, ये सेल है अपने पास, ये देखिए सोमेटिक सेल है, और या इसको अपन लिवर सेल कह सकते हैं। ये लिवर सेल है, हेपेटोसाइट, ये मसल सेल है, 2 सेल हैं। इन पर इसका एक्शन देखो क्या होगा। ये वाला ये इंसुलिन है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, इस मेम्ब्रेन पे जाता है, लिवर सेल में, मसल सेल में, तो परमेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज परमिएबिलिटी। किस किस की इंक्रीज करता है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में ग्लूकोज को परमेबल कराएगा। देखिए इंसुलिन, ये हार्मोन किसके अंदर, इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट आया है, ये आया बीटा सेल से, बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होके आया ब्लड में, ब्लड से कहाँ गया, टारगेट ऑर्गन की सेल पे, टारगेट ऑर्गन की सेल पे यहाँ क्या प्रेजेंट है, इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड होगा, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक अलग केस है, अपन वहाँ नहीं जा रहे। अपने को देखना है ये कौन सी सेल की परमेबिलिटी बढ़ाएगा। तो परमेबिलिटी बढ़ाएगा सोमेटिक सेल की, लिवर सेल, सबसे ज़्यादा लिवर सेल की बढ़ाता है, एंड मसल सेल। एक्सेप्ट, बट एक्सेप्ट किसको छोड़ दें, कौन कौन सी सेल की परमेबिलिटी को ये बढ़ाता नहीं है। एक्सेप्ट में देखिए एक तो आएगा ब्रेन सेल, ब्रेन की सेल है, दूसरा जेनाइटल एपिथेलियम, ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, रेटिना, रेटिना सेल एंड आरबीसी। इन सेल की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को छोड़कर बाकी की सभी सेल की परमेबिलिटी को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, राइट, ये इंक्रीज करेगा।
अब दूसरा पॉइंट बनता है कि भाई इससे क्या आगे होगा। सेकंड देखिए मेटाबॉलिज्म, सेकंड फंक्शन है इसका मेटाबॉलिक एक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म पर क्या क्या फंक्शन है। तो मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होगी। इस सेल के अंदर देखिए एक तरफ है मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट एंड थर्ड वन इज द प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर इंसुलिन का क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले देखें इसमें वन इज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर इसका क्या इफेक्ट होगा। नंबर वन इसमें आएगा पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन इज, देखिए क्या होगा कार्बोहाइड्रेट पर। सबसे पहला इसमें टारगेट बनता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। देखिए क्या बनेगा कि फॉर एग्जांपल अपन ऐसे समझें कि जैसे सेल है ये, ठीक है, तो परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ये करता क्या है इंसुलिन, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, देखिए ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में बाय द इंसुलिन। ये इंसुलिन का फंक्शन है। इंसुलिन की प्रेजेंस में ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन। कैसे, ये देखिए ब्लड के अंदर है, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पर ये ग्लूकोज है और ये ब्लड के अंदर इसका नॉर्मल अमाउंट होता है 80 to 120 मिलीग्राम, 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml। ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का नॉर्मल कंसंट्रेशन है। इन सच कंडीशन ग्लूकोज के लिए परमेबिलिटी बढ़ रही है तो सेल को ग्लूकोज गेन होता है। ये पहला काम है इंसुलिन का कि परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा जिससे ग्लूकोज सेल में आ जाएगा और सेल में कन्वर्जन ग्लूकोज का किस में हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। तो अब आप देखिए सेल के अंदर ग्लूकोज गया तो यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। तो स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन सेल में बढ़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। तो इन सच कंडीशन क्या होगा, ये लेवल ब्लड्स में कम होने लगेगा, मीन्स इससे क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया। ये हार्मोन हाइपोग्लाइसेमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब है ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज। तो पहला फंक्शन हुआ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन विद द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस, पहला फंक्शन हुआ इसमें। दूसरा एंटी ग्लाइकोजिनोलाइटिक, मतलब जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से रोकेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से रोकेगा। एंटी ग्लाइकोजेनेटिक का मतलब है ग्लाइकोजन डज नॉट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज। कुल मिला के स्टोरेज करेगा ग्लाइकोजन का बॉडी के अंदर, मीन्स लिवर सेल के अंदर और मसल सेल में सबसे ज़्यादा रिसेप्टर यहाँ पर होते हैं। दूसरा ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर इसका इफेक्ट हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, दूसरा फैट पर देखिए, पहला मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट आया, सेकंड इफेक्ट सेकंड वन ऑन फैट। तो देखिए फैट पे क्या करेगा, फैट मेटाबॉलिज्म में फैट की जो मेटाबॉलिज्म है, देखिए क्या करता है, लाइपोजेनेसिस एंड लाइपोलाइसिस, दो काम है इसके। तो ये लाइपोजेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ द फैट। लाइपोजेनेसिस को इंक्रीज कराएगा और लाइपोलाइसिस को डिक्रीज करता है, मतलब बॉडी में फैट डिपॉजिट करवाता है, जेनेसिस बढ़ाता है, लेकिन ब्रेकडाउन को कम करता है, लाइपोलाइसिस को डिक्रीज करता है। इसलिए जो पेशेंट डायबिटिक होंगे उनमें इस तरह की दिक्कत आएगी। लाइपोजेनेसिस उसमें उनमें क्या हो जाएगा, यदि इंसुलिन की कमी हो जाएगी, जनरली क्या करवा रहा है, ये लाइपोजेनेसिस करवा रहा है, लाइपोजेनेसिस को इंक्रीज करता है और लाइपोलाइसिस को कम करता है, तो फैट डिपॉजिट करवाएगा, ये ओबेसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में देखें, थर्ड वन इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन अच्छा एक और काम होता है इस पर, फैट मेटाबॉलिज्म में दूसरा काम इसका ये है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट से कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होते हैं, कीटोन बॉडी प्रोड्यूस,
और कीटोन बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो ये कीटोन बॉडी अपीयर विद द यूरिन, दैट इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। पेशेंट को कीटोन्यूरिया होने लगता है जब कीटोन बॉडी किस में दिखने लगते हैं, यूरिन में, दैट इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। ठीक है ना। अब देखिए प्रोटीन सिंथेसिस पे क्या इफेक्ट आएगा। प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर ये अपटेक ऑफ एमिनो एसिड को इंक्रीज करेगा। सेल एमिनो एसिड को ज़्यादा अपटेक करेगी तो प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, मीन्स प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हो गया इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगा, फैट की लाइपोजेनेसिस को बढ़ाएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, बट ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ये फंक्शन है इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म के। दूसरा परमेबिलिटी बढ़ाता है मोस्टली सोमैटिक सेल्स की, बट एक्सेप्ट ब्रेन सेल, जेनिटल एपिथेलियम, रेटिना एंड आरबीसी। फंक्शन ऑन द मेटाबॉलिज्म। दूसरा फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म के साथ में आप देखिए इसके डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, डिसऑर्डर ऑफ द इंसुलिन। फंक्शन में दूसरा देखते हैं। अच्छा एक और काम देख लेते हैं इसमें। पहला हुआ ऑन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, एंड थर्ड, चलो इसको ए लिख देते हैं, ए है, ये बी है, और अब सी फंक्शन आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इसमें क्या हो जाते हैं, इंक्रीज, मतलब न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए सिंथेसिस को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो 3 फंक्शन है। अब डिसऑर्डर देखिए, डिसऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर ऑफ द इंसुलिन। डिसऑर्डर में पहला देखिए क्या है, डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन। तो यहाँ पर डिसऑर्डर में पहला डिसऑर्डर देखिए हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब पहला अपन देखते हैं इसमें हाइपोसीक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का हाइपोसीक्रीशन हो जाए, हाइपो मीन्स इंसुलिन की कमी हो जाए तो सारे फंक्शंस डिक्रीज हो जाएंगे। हाइपोसीक्रीशन में क्या होगा देखिए, अभी अपन ने कहा था नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml है, और जब नॉर्मल इंसुलिन काम करता है। अब इंसुलिन हाइपो हो गया, हाइपो होने से ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा, मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। तो सबसे पहला जो हाइपो इसमें सीक्रीशन में क्या होगा, इसमें जो डिजीज होगी, इसमें डिजीज जो होती है वो होती है डायबिटीज़ मेलिटस डिजीज हो जाती है इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज डिजीज। डायबिटीज इंसिपिडस में देखिए क्या होता है, तो इसका कॉज क्या है, हाइपोसिक्रीशन। सिम्टम्स क्या होंगे इस डिजीज के, सिम्टम्स रिलेटेड हैं, तो पहला सिम्टम्स आएगा इसमें हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। हाइपरग्लाइसेमिया में क्या होगा, क्योंकि इंसुलिन कम हुआ है तो हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा इसमें, मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। ये हो जाएगा 120 से 180 तक बढ़ जाएगा मिलीग्राम पर 100 ml। लेकिन अभी भी यूरिन में नहीं अपीयर होगा, क्योंकि जो किडनी है उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है ग्लूकोज के लिए 180 तक किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है नेफ्रॉन में, पीसीटी में। अब दूसरा सिम्टम देखिए क्या हो सकता है, सेकंड सिम्टम हो सकता है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 180 से ज़्यादा हो गया ग्लूकोज। ये देखिए 180 से ग्लूकोज लेवल बढ़ गया मिलीग्राम पर 100 ml। तो इस केस में क्या होगा, ग्लूकोज अपीयर इन यूरिन। अब यूरिन में दिखने लगेगा कि 180 के बाद में ग्लूकोज किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया गया, इसलिए किडनी अफेक्टेड होती है सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट को। ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। ग्लाइकोसूरिया के साथ में फिर इस पेशेंट को देखिए क्या होगा,
इसमें वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा, मीन्स डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस का मतलब है यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स इसमें यूरिनेशन फ्रिक्वेंटली आएगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज, बार बार यूरिन पेशेंट जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, बॉडी में वाटर रिटेनिंग कम होगा, बॉडी में वाटर रिटेनिंग कम होगा तो ऐसे में कंडीशन डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा और बार बार इसको प्यास लगेगी, मीन्स पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। पॉलीडिप्सिया हो जाएगा इस पेशेंट को, मीन्स थर्स्ट इंक्रीज, थर्स्ट बार बार प्यास लगेगी, फ्रिक्वेंटली इसको पानी पीना पड़ेगा, थर्स्ट इंक्रीज होगी, डायूरेसिस होगी, यूरिन आउटपुट बढ़ गया और यूरिन में ग्लूकोज अपीयर हो रहा है। इसके अलावा इस पेशेंट में देखिए सबसे और ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, ग्लूकोज ब्लड में तो है, इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन कम होने से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है बट सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पाता। तो ऐसे में क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो हो सेल के अंदर वो कम होने लगता है, वीकनेस आने लगती है और सेल को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगती है। तो पेशेंट पॉलीफेजिक हो जाता है, खाना बार बार खाता है, पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब उसके बार बार भूख लगेगी, पॉलीफेजिक पेशेंट हो जाएगा। साथ में चूँकि इंसुलिन कम हुआ है तो फैट मेटाबॉलिज्म भी कम होगा, फैट मेटाबॉलिज्म कम होगा तो कीटोन बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, मतलब उस पेशेंट को कीटोन्यूरिया हो जाएगा। कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया का मतलब है कीटोन अपीयर विद यूरिन, कीटोन अपीयर विद यूरिन, यूरिन के साथ में कीटोन निकलने लगेगा, कीटोन बॉडीज, पेशेंट बहुत वीक हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि इस पेशेंट, इसका ट्रीटमेंट जनरली क्या करते हैं। तो जनरली ट्रीटमेंट ये करते हैं कि अपन पेशेंट को इंसुलिन देते हैं कुटेनियस, तो सब कुटेनियस इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज इज द, क्या दिया जाता है इसमें, सबकुटेनियस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। ये सिंपल इसका ट्रीटमेंट है। ओके, दूसरी बात, इंसुलिन को अपन ओरली नहीं दे सकते क्योंकि इंसुलिन पेप्टाइड है, प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इंसुलिन यदि देना है तो अपन को सबकुटेनियस इंजेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन ये जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलिटस का टाइप देखें तो ये एक्चुअल में दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, IDDM, आई माने इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस इसको टाइप 1 बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़। देखिए इसमें क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो होगी ना, इसमें क्या होगा, इंसुलिन की कमी होगी, इंसुलिन के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी इसके अंदर। दूसरा है टाइप 2, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, NIDDM। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें इंसुलिन होते हुए भी डायबिटीज है, इंसुलिन की कमी नहीं है। इसमें दिक्कत आती है जो सेल होती है, सेल पर ये जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, ये इंसुलिन रिसेप्टर इसमें क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इंसुलिन आते हुए भी सेल पर बाइंड नहीं होता, इंसुलिन है बट रिसेप्टर इसमें क्या हो गया है, या तो उसमें रेजिस्टेंट आ गया तो रिसेप्टर एब्सेंट हो जाएगा या रिसेप्टर रेजिस्टेंट हो जाएगा अगेंस्ट द इंसुलिन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाते हैं। ये दो टाइप की, इसे बोलते हैं टाइप 2, टाइप 2। तो दो तरह की डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जिसमें इंसुलिन की कमी होगी, नॉन इंसुलिन डायबिटीज इंडिपेंडेंट डायबिटीज एन, देखिए इंसुलिन डिपेंडेंट है ये, नॉन इंसुलिन NI, ठीक है, डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। दिस इज अबाउट द डायबिटीज मेलिटस क्या होती है, ठीक है।
अब डायबिटीज मेलिटस के बाद में दूसरा इसमें देखते हैं, कभी कभी इसमें आता है इंसुलिन शॉक। ये देखिए क्या होता है। नेक्स्ट वन, इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक का मतलब देखिए क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। व्हाट यू मीन इंसुलिन शॉक? इंसुलिन शॉक में जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है और उसने फिजिकल एक्सरसाइज की, तो फिजिकल एक्सरसाइज में किसका कंजप्शन बढ़ जाएगा? ग्लूकोज का। पेशेंट डायबिटिक है, इंसुलिन की कमी है, हैवी एक्सरसाइज की, हैवी एक्सरसाइज करने पे ग्लूकोज इस सेल के अंदर था, वो यूज हो गया, अब इसको ज़रूरत है किसकी? ग्लूकोज की। तो पेशेंट इमीडिएटली हाइपोग्लाइसेमिक होने लगता है, उसमें ब्लड में ग्लूकोज लेवल रैपिडली डिक्रीज होता है। तो ऐसे में पेशेंट को तुरंत अपन मीठा खिलाते हैं या फिर उस समय अपन उसको इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन का। तो इंसुलिन का इंजेक्शन कहीं ज़्यादा ले लिया तो इंसुलिन के ज़्यादा होने से क्या होगा? ग्लूकोज अपटेक बढ़ जाएगा सेल का। ग्लूकोज अपटेक बढ़ेगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? ब्रेन की सेल को देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले अपन इसकी बात करते हैं। इंसुलिन शॉक क्या होता है? इंसुलिन शॉक का मतलब है यहाँ पर हाइपर इंसुलिन अपन को ज़्यादा दे दिया पेशेंट को अमाउंट वाइज। हाइपर इंसुलिन से क्या होगा? इसका होगा हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा पेशेंट को। हाइपोग्लाइसेमिया मीन्स ब्लड में ग्लूकोज लेवल रैपिडली डिक्रीज होगा। तो पेशेंट अब इससे क्या होगा? ग्लूकोज अपटेक डिक्रीज हो जाएगा। ग्लूकोज अपटेक डिक्रीज्ड बाय ब्रेन सेल। ब्रेन सेल को ग्लूकोज कम मिलेगा तो इसका सिम्टम क्या आ सकता है? अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस। देखिए कैसे हो सकता है, इस बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये जो केस है वो अपना काय का है, इंसुलिन शॉक। क्या होता है इंसुलिन शॉक का मतलब? सीधा सीधा केस है, इंसुलिन अपन ने एकदम से पेशेंट को दे दिया, ज़्यादा इंसुलिन चला गया तो ब्लड के अंदर तेज़ी से ब्लड ग्लूकोज लेवल इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा जा रहा है, रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, ग्लूकोज अपटेक बढ़ रहा है। तो बाकी की सोमेटिक सेल ने ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक होने लगा है, उसमें ग्लूकोज कम हो गया। ग्लूकोज लेवल इसमें हाइपोग्लाइसेमिक में 40 मिलीग्राम पर 100 ml। 100 ml ग्लूकोज, 100 ml ब्लड में जहां ग्लूकोज नॉर्मल कितना होना चाहिए? 80 से 120 होना चाहिए। हाइपोग्लाइसेमिया में ये ग्लूकोज 40 मिलीग्राम तक चला जाता है, मिलीग्राम पर 100 ml तक। तो इतना ग्लूकोज बचेगा, तो ऐसे में किसको ग्लूकोज कम मिलना चालू हो जाएगा? ब्रेन सेल को। तो ब्रेन सेल इनएक्टिव होगी, अनकॉन्शियस हो जाएगा, कभी कभी डेथ भी हो सकती है। किस केस में? इंसुलिन के केस में। दूसरा, कभी कभी इसमें एक और याद रखो, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो लास्ट में यहाँ पर लिखते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे। वर्ल्ड डायबिटीज डे ये ऑन 14 नवंबर, ठीक है, इसको भी याद रखिए, 14 नवंबर। इज इट क्लियर? दिस इज अबाउट टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ हार्मोन इंसुलिन, पेंक्रियास। अब सेकेंड हार्मोन यदि अपन बात करते हैं ग्लूकेगॉन की, तो ग्लूकेगॉन कहाँ से सीक्रेट होता है? फ्रॉम द अल्फा सेल। अल्फा सेल अपन पहले देख चुके हैं पेंक्रियास में। अब इसके बाद वाला दूसरा पार्ट आएगा जिसमें अपन दूसरा देख सकते हैं, जैसे ग्लूकेगॉन है। ग्लूकेगॉन क्या फंक्शन करता है? ग्लूकेगॉन इसमें जस्ट अपोजिट होगा किसके? इंसुलिन के, ठीक है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पेंक्रियास। इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन इज इक्वल टू ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन देखिए, सबसे पहले तो इसका सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ द ग्लूकेगॉन इज द अल्फा सेल। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट हो रहा था? बीटा सेल से। नेक्स्ट, अब ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन के अंदर ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन।
पेंक्रियाज के जितने भी हार्मोन्स हैं ऑल आर पेप्टाइड, क्योंकि स्टेरॉइड तो 3 होते हैं, टेस्टिस, ओवरी एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स। पेप्टाइड हार्मोन है, इसके अंदर 29 अमीनो एसिड की चेन होती है। ये 29 अमीनो एसिड का बना है, जबकि इंसुलिन बना था 51 अमीनो एसिड का। अब इसका फंक्शन देखिए क्या है। ये जो अल्फ़ा सेल है और इस अल्फ़ा सेल से इसका जो इस सोर्स अल्फ़ा सेल से क्या निकला, ग्लूकेगॉन। अब ये ग्लूकेगॉन ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? इसका टारगेट ऑर्गन भी है लिवर एंड मसल एंड सोमैटिक सेल। सेम टारगेट इंसुलिन का था, यही टारगेट किसका है? ग्लूकेगॉन का। अब देखिए ग्लूकेगॉन क्या करता है, इसके फंक्शन देखें। फंक्शन ऑफ द ग्लूकेगॉन इज, पहला एंटागोनिस्टिक है ये, तो एंटागोनिस्टिक ऑफ द इंसुलिन, गोनेस्टिक ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के जस्ट अपोजिट काम करता है। देखिए क्या करेगा। इंसुलिन का फंक्शन क्या था? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, हाइपोग्लाइसेमिया करना। बट ये क्या करवाता है? ये कौन सा हार्मोन है? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कराएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल इसमें इंक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड हाइपर ग्लाइसेमिया। ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, जबकि इंसुलिन क्या कर रहा था? हाइपोग्लाइसेमिया कर रहा था। देखिए यहाँ यदि अपन इस वाले केस में इंसुलिन को देखें, इसके पैरेलल में, इसी के पैरेलल में सेकंड इंसुलिन का फंक्शन देखिए क्या होगा। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन बोथ आर द एंटागोनिस्टिक। तो देखिए इंसुलिन क्या करेगा? एंटागोनिस्टिक ऑफ इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या करता था? हाइपोग्लाइसेमिया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, एंटागोनिस्टिक फंक्शन हो गया। सेकंड देखिए क्या हो सकता है इसमें, थर्ड वन की बात करें, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, उधर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा, तो ये क्या कर रहा था? कहाँ से आएगा? जो ग्लाइकोजन होता है, उस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को रिलीज करता है। मीन्स ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो ग्लूकोज बनेगा यहाँ, तभी तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। तो ग्लाइकोजन इसमें क्या हुआ? ब्रेक हुआ, लाइसिस हुई। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये क्या कर रहा था? ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ तो ग्लाइकोजन का क्या हुआ? फॉर्मेशन, मीन्स ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, तो ये क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस करता है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा इसमें आता है जो ब्लड, कुल मिला के बात ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, वो ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा। तो दोनों एक दूसरे पे नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है और इसमें ग्लूकोज डिक्रीज हो रहा है, तो इसका डिक्रीज्ड लेवल स्टिमुलेट करता है। इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज्ड लेवल ऑफ द ग्लूकोज एक्टिवेट टू द ग्लूकेगॉन। मीन्स इसका बढ़ा हुआ लेवल इसको, घटा हुआ लेवल इसको बढ़ा रहा है, तो इसको क्या दे रहा है? पॉजिटिव फीडबैक। और इसका बढ़ा हुआ लेवल क्या करता है? यहाँ पर ग्लूकोज को डिक्रीज करता है। दिस इज द नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा ग्लूकोज किस में मेंटेन रहता है? ब्लड के अंदर। ओके, तो ये याद रखिए कि इंसुलिन का एंटागोनिस्ट कौन है? ग्लूकेगॉन। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन हुए। ये पेंक्रियाज कंप्लीट हुआ, पेंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को स्पेशली अपन ने फोकस किया। नेक्स्ट ग्लैंड गोनेड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।